नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के 2 अप्रैल 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के और 100 तक का सलूशन देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25, 26 से लेके 50 और 51 से लेके 75 तक के सलूशन वाली वीडियो चाहिए तो आपको उन वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि एक खंभा ए बी है जिसकी लंबाई 12 मीटर है और दूसरा खंभा है जिसकी लंबाई 17 मीटर है। अब कह रहा है कि इन छोरों, मतलब ये जो मैंने डॉर्क किया है ए और डी पे, पूछ रहा है कि इन छोरों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो बी सी है इसकी लंबाई 12 मीटर है, तो अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचें तो ये भी 12 मीटर का होगा। और दोस्तों, ये 12 मीटर है, मतलब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ ई, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ए बी है वो सी ई के इक्वल है, तो ये 12 होगा। तो ये आपका दोस्तों जो ई डी है आपका, ये 5 मीटर हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 12 और ये हो गया 5। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ से ए डी की जो लंबाई आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी आपकी 13 मीटर। कैसे आएगी चलिए एक बार दिखा देता हूँ मैं करके। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए ई डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ए डी जो है हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है ना कि हाइपोटेनियस का मतलब इस इक्वल होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर प्लस आपका बेस के स्क्वायर, इन दोनों के योग के अंडर रूट के इक्वल होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये अंडर रूट 169 हो जाएगा। और दोस्तों, अंडर रूट 169 की वैल्यू होती है 13 मीटर। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 पूछ रहा है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था। तो दोस्तों, ये थे यूरी गागरिन। ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछ रहा है कि भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में शुरू किया गया था। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये सन 1973 में यूज किया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। तो दोस्तों, हम लोगों को पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन में से होकर प्रवाहित होती है। चीन में दोस्तों इसको बोला जाता है सांगपो। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है सांगपो।
और दोस्तों बांग्लादेश से भी ये प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में दोस्तों इसको बोला जाता है मेघना। और दोस्तों भारत में तो ये नदी बहती ही हैं, भारत में इनको ब्रह्मपुत्र ही बोला जाता है। नेपाल में ये नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में निम्न उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों आपातकाल इमरजेंसी जो लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है जर्मनी से। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि 90 मेज की क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से सॉल्व किया जाएगा। हम क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। तो 90 मेज का सीपी जो है दोस्तों ये इक्वल है 60 मेजों के एसपी के बराबर। तो दोस्तों सीपी अपन एसपी क्या हो जाएगा, सीपी अपन एसपी आपका आ जाएगा 60/90। इसको कट करेंगे दोस्तों, मान लीजिए हम 30 से अगर कट करते हैं तो ये आ जाएगा 2/3। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया दोस्तों, सीपी और एसपी का रेशियो आ गया आपका 2/3। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो मान लीजिए उस यहाँ पे दिख रहा है कि सीपी आपका 2 है, मतलब उस सीपी 2 है और एसपी 3 है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों, 3 - 2 यानी कि 1 का, और कितने पे हो रहा है 2 पे, इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालना है तो 100 कर देंगे। और फाइनली ये आपका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करिए। तो दोस्तों हम सबको पता है कि किसी भी सीरीज का औसत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस सीरीज का हम लोग योगफल निकालते हैं, यानी कि उस सीरीज का सम निकालते हैं, और फिर उस सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं उससे उनको भाग देते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 के प्रथम 20 गुणकों। तो देखिए हम 8 को कॉमन ले लेते हैं, और इसके कह रहा है कि 20 गुणकों, तो 1 + 2 + ये करके चला जाएगा दोस्तों 20 तक। और इसमें टोटल टर्म कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे 20। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 तो ऐसे ही रहेगा। और इस सीरीज का योगफल निकालने के लिए दोस्तों हम लोग अगर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का यूज करें तो देखिए इस सीरीज का सम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 20, तो होता है ना n/2 a + l, तो a/2 मतलब n/2 कर दिए 20/2 a + l। ये आपका फर्स्ट पद है 1, अंतिम पद है आपका 20, और फिर इन सब में 20 से डिवाइड कर देंगे। अब दोस्तों मैं अगर आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाऊं तो आपका देख रहे हैं कि 20 से 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। तो आपका लास्ट में क्या बचेगा 4, और ये बच रहा था 1 + 20, यानी कि 21 × 4। तो ये आपका फाइनली आ जाएगा दोस्तों 84। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84, 85 और 86 सीटिंग प्लान के बेस पे क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें दोस्तों एक अनुच्छेद दिया है, इसके बेस पे हमको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि प्रिया, मोहित, गिरिजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीता गोलाकार मेज के चारों ओर मेज के सामने मुंह करके बैठे हैं। ठीक है। रीता जो अविवाहित है अपने सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पे बैठी है। तो दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे हम करते जाएंगे।
मान लीजिए कि ये आपका गोलाकार मेज है, कह रहा है कि रीता गिरजा के बाएं दूसरे है। तो मान लीजिए आपका ये गिरजा है, इसको हम जी से कर ले रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों इसके बाएं दूसरी है, तो एक का स्थान खाली करके यहाँ पे कर देते हैं, ये आपकी रीता हो जाएगी। अब दोस्तों कह रहा है कि जो अपने पति अनिल के बाएं तरफ बैठी है, यानी कि गिरजा जो है ये अनिल इसका हस्बैंड है, इसके बाएं तरफ बैठी है। तो यहाँ पे आपका अनिल को कर लेते हैं। दोस्तों अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि प्रिया उसके पति विजय के बाएं तीसरे नंबर पे बैठी है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे विजय हैं, तो इसके बाएं तीसरे नंबर यानी कि 1 2 3 यहाँ पे आपका दोस्तों यहाँ पे प्रिया बैठी हुई है। प्रिया आपकी यहाँ पे बैठी हुई है विजय के बाएं तीसरे नंबर पे। आखिरी में कह रहा है कि मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में बैठा है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मोहित बैठा हुआ है और यहाँ पे उसकी पत्नी प्रीति बैठी हुई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि गिरजा विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पे है। तो ये आपका गिरजा जो है विजय के बाईं तरफ दोस्तों ये दूसरे नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि तीसरे नंबर पे है। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं बगल में है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रिया है रीता के बिल्कुल दाईं बगल में है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 84 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह अनिल की है। ऑप्शन नंबर ए है कि प्रीति के दाएं तरफ से चौथी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीति है, कह रहा है कि इसके दाएं तरफ चौथी। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी कि चौथे पे प्रीति के दाएं तरफ चौथे पे अनिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित क्रम में से कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बगल में नहीं बैठा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर ए में है कि मोहित और विजय दे रहा है। तो देखिए मोहित जो है विजय के बिल्कुल दाईं बगल में बैठा है। आप देख सकते हैं कि मोहित जो है विजय के बिल्कुल दाईं बगल में बैठा है। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है अनिल और गिरजा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अनिल जो है गिरजा के बिल्कुल दाईं बगल में बैठा है, जो कि बैठा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी दिया है कि रीता और विजय। तो दोस्तों रीता यहाँ पे बैठी हुई हैं और विजय यहाँ पे बैठा हुआ, जो कि बिल्कुल दाईं बगल में नहीं बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि यदि x 3 9 3 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों हमको पता है कि 11 से विभाजित होने के लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि विषम स्थानों पे जो अंक होते हैं उनको जोड़ते हैं, यानी कि दोस्तों हम x और 9 को जोड़ लेते हैं और फिर जो सम स्थान पे जो अंक हैं उनको हम जोड़ लेते हैं और फिर इनको घटाते हैं। अगर इनका जो अंतर हो या तो 0 आए या 11 आए तो यह 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो दोस्तों अब हम x जगह पे ऐसा क्या वैल्यू पुट करें जो कि इन दोनों का अंतर 11 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 8 पुट कर लेते हैं दोस्तों,
तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 और 9 17 हो जाएगा और 3 और 3 6 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 11, यानी कि x की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी 8 अगर हम पुट करते हैं तो आप ये जो पूरा है 11 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि अनीता जो है अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है, तो अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है। तो चलिए इसके लिए पहले डायग्राम बना लेता हूँ। कह रहा है दोस्तों कि जो अनीता है वो अर्जुन के मामा, तो दोस्तों अर्जुन के मामा होंगे अर्जुन की माँ के भाई, और कह रहा है कि उनके पिता यानी कि अर्जुन के नाना की बेटी हैं, यानी तो अनीता जो है दोस्तों ये हो जाएंगी आपकी अर्जुन की माँ, अनीता अर्जुन की माँ हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि 13, 19, 21 और 22 का आपको लॉसा निकालना है। तो इसको हमको पता है कि गुणनखंड विधि से निकाल देंगे। तो ये 2 से कटाएंगे तो ये 13 हो जाएगा, 19, 21 और 11। फिर इसको ये आप देख रहे हैं कि सभी जो संख्याएं हैं ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका सबका आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 13 गुणे 19 गुणे 21 गुणे 22 और ये जो 2 है इन सब का जो गुणा करेंगे तो आएगा आपका 11, 41, 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है। तो दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन दिए गए इसमें जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की। तो दोस्तों एक्स किरणों की खोज करने वाले थे विल्हेम रोंटेजन। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछ रहा है दोस्तों कि चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। मतलब कि ये कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, इनके बीच में खाली स्थान दिया हुआ है। कह रहा है कि इन खाली स्थानों में कौन से चिन्हों का प्रयोग करेंगे जिससे कि आपका 41 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप सारे चिन्हों को बारी बारी से पुट करके और आप चेक कर लीजिए कि किस में 41 आ रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो क्यों होगा आइए करके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में 84 और पहले में आ जाएगा 12 डिवाइड का साइन, डिवाइड 12 इंटू 5 प्लस 6। और दोस्तों पहले बॉडमास रूल से डिवाइड करते हैं तो ये 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 7 इंटू 5 प्लस 6। अब उसके बाद दोस्तों आपका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 35 प्लस 6 हो जाएगा, तो फाइनली ये 41 आ जाएगा। इसका मतलब जो साइंस जो चिन्ह यूज होंगे, चिन्हों का जो समुच्चय होगा वो भाग, गुणा और प्लस का यूज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 93 है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो दोस्तों समुद्री डंपिंग से, यानी कि समुद्र में आप कचरा डालेंगे तो उससे तो जल प्रदूषण होगा ही, तो ये गलत हो जाएगा। घर का कचरा, मतलब घर का कचरा अगर पानी में पड़ता है तो उससे तो जल प्रदूषण होगा ही, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है कि तट पर मछली पकड़ना है। तो दोस्तों अगर तट पे मछली पकड़ते हैं तो उससे जल प्रदूषण नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 में पूछ रहा है, कह रहा है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों
के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो कौन है? तो दोस्तों ये थे तवाकुल करमान। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तवाकुल करमान ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें कथन दिया हुआ है कि भारत में जून से सितंबर बारिश का मौसम है, और इस पे निष्कर्ष दे रहा है दोस्तों कि भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बारिश के मौसम के अलावा भी कभी कभी बारिश हो जाती है। तो इसलिए निष्कर्ष फर्स्ट जो है आपका गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है कि भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है। तो केवल यूज कर दिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इन 4 महीनों में ही बारिश होती है, इसके अलावा भी कभी कभी बारिश हो जाती है। तो ऑप्शन जो इसका सेकंड निष्कर्ष है ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कि न तो फर्स्ट और न ही सेकंड तर्क संगत हैं, दोनों में से कोई तर्क संगत नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 में पूछ रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं। तो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन में डाल करके और सभी कैंडिडेट को कॉमन मार्क्स मिल गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं, जिसमें BC 4 सेंटीमीटर और EF 7 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपका दोस्तों ABC है और एक और ट्रायंगल है DEF। कह रहा है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं समरूप हैं, दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, और कह रहा है कि BC जो है ये 4 है और EF 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है ये आपका 144 वर्ग सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हम सबको पता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यानी कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये हो जाएगा दोस्तों आपका BC का स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 144। DEF का आपसे पूछ रहा है, यानी कि DEF का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। BC का क्षेत्र मतलब स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा ये 16, और EF का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर 49। इन सबको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 में पूछ रहा है कि पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर खाली संदेह पूछ रहा है के कारण लुप्त प्राय हो जाती हैं, यानी कि पूछ रहा है कि पशुओं की प्रजातियां किस वजह से ज़्यादातर गायब हो जाती हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवास विखंडन के कारण। क्योंकि दोस्तों इनके रहने का अगर घर ही नहीं होगा तो ये रहेंगे कहाँ, वहाँ से गायब हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 में मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है। तो दोस्तों अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसको आप कर सकते हैं। तो
इसका जो आंसर आएगा 23.472, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों पूछ रहा है कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो दोस्तों मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे मेंडलीफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के और 100 तक का सलूशन। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 25 या 26 से 50 और 50 से 75 तक के सलूशन वाली वीडियो चाहिए इसी क्वेश्चन पेपर के, तो आपको उन वीडियो के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जा करके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने एनटीपीसी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो आप भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी होना आसान है।